हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का 13वां वीडियो है। इस वीडियो में हम अरे की डेफिनेशन, उसका डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्शन और फॉर ईच लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अरे को डिफाइन करें। अरे को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अरे इज अ फिक्स साइज इंडेक्स कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। इस डेफिनेशन में तीन बातों को आप नोटिस करें। पहला है फिक्स साइज, दूसरा है इंडेक्स्ड कलेक्शन और तीसरा है सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। यहाँ पर फिक्स साइज कलेक्शन से मतलब है अरे क्रिएट करने के बाद आप इसका साइज कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा फीचर इंडेक्स्ड कलेक्शन से मतलब है अरे मल्टीपल एलिमेंट्स को इंडेक्स से मैनेज करता है। जैसे पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पर जाएगा, दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स पर जाएगा। इस तरह से नए एलिमेंट्स नेक्स्ट इंडेक्स पर स्टोर होते चले जाएंगे। जो तीसरा फीचर है वह है सिमिलर या होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। इससे मतलब है कि अरे में एक ही टाइप के एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं, जैसे केवल इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स या सिर्फ कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स। अब हम यह जानें कि अरे में क्या स्टोर किया जा सकता है। तो याद रखें, जावा अरे में आप प्रिमिटिव वैल्यूज या ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को स्टोर कर सकते हैं। अब अरे के बारे में हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना है, और वह है कि जावा में अरे एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा, वह यह कि जावा में अरे एक ऑब्जेक्ट होता है। अब हम अरे डिक्लेरेशन के बारे में बात करें। अरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप एलिमेंट टाइप लिखें, उसके बाद में अरे वेरिएबल एंड देन फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर एलिमेंट टाइप फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट देन अरे वेरिएबल। कहने का मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट को आप वेरिएबल के बाद में या फिर टाइप के बाद में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है इंट अरे वेरिएबल कॉल देन स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इंट स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद में अरे वेरिएबल जो यहाँ पे कॉल दिया हुआ है। दोनों ही वैलिड डिक्लेरेशन है। अब हम इन दोनों डिक्लेरेशन में डिफरेंस समझे। जैसा मैंने बताया कि अरे वेरिएबल के बाद में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, या फिर एलिमेंट टाइप के बाद में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वह हम समझे। तो पहले इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखें। इसमें हमने टाइप इंट लिखा, फिर a फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा b फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा c, कॉमा d। यहाँ पे इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में 4 वेरिएबल है a, b, c, d। a के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, b के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, बट c और d बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लिखे हुए हैं। अतः यहाँ पर a और b दोनों ही अरे वेरिएबल है, जबकि c और d नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। अब दूसरे डिक्लेरेशन सिंटेक्स को हम देखें। यहाँ पे इसमें हमने इंट लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में a, b, c, d, ये 4 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। तो जब अरे ऑपरेटर को आप टाइप के बाद में लिखते हो तो उसके बाद में जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे वो सब के सब अरे वेरिएबल होंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट या यूं कहें कि अरे ऑपरेटर टाइप के बाद में है, इसलिए a, b, c और d ये चारों के चारों अरे वेरिएबल है। अब हम अरे के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझे। अरे कंस्ट्रक्शन का जो सिंटेक्स है वह कुछ इस तरीके से होगा। अरे वेरिएबल इक्वल न्यू एलिमेंट टाइप स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। फॉर एग्जांपल AR जो अरे वेरिएबल नेम है, इक्वल न्यू इंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में 3 जो साइज है। यहाँ पे हमने देखा कि अरे को डिक्लेयर और क्रिएट अलग अलग स्टेटमेंट में आप कर सकते हो, पर यदि आप चाहो तो डिक्लेरेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों को ही कंबाइन कर सकते हो। उस केस में आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एलिमेंट टाइप अरे वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू एलिमेंट टाइप एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। अब हम एक प्रोग्राम से अरे को समझे। इस प्रोग्राम में हम एक इंटीजर टाइप का अरे बनाएंगे, फिर यूज़र से इंटीजर नंबर लेकर अरे में स्टोर करेंगे। फिर अरे में जो नंबर स्टोर किए हैं उनको 1 बाय 1 हम प्रिंट करवाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक जावा सोर्स फाइल बना लें। उस सोर्स फाइल में सबसे पहले स्कैनर को इंपोर्ट करने के लिए लिखें इंपोर्ट
java.util.scanner। फिर क्लास डिक्लेयर कर लें क्लास डेमो। क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करें। मेन मेथड के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिखे स्कैनर sc इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद में अरे बना लें, उसके लिए लिखें इंट कॉल स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में 3। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले जो लिखा है वह अरे वेरिएबल डिक्लेरेशन है और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में यह जो लिखा हुआ है यह अरे कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है। अब आगे हम अरे के अंदर एलिमेंट स्टोर करने के लिए फॉर लूप बनाएं। उसके लिए लिखें फॉर इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन कॉल डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमने जो फॉर लूप बनाया है इसमें कंडीशन हमें देना था आई लेस देन 3 क्योंकि अरे का साइज है वह है 3, परंतु मैंने लिखा हुआ है कॉल जो कि अरे का नाम है डॉट लेंथ, कॉल डॉट लेंथ। यहाँ पे यह जो लेंथ मैंने लिखा हुआ है यह अरे का एक फील्ड है जो प्री डिफाइंड है। यूं कह सकते हैं एक तरीके से यह प्री डिफाइंड अरे फील्ड है जिसके अंदर अरे का जो साइज आपने दिया हुआ है वह ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लेस देन 3 लिखें या फिर कॉल डॉट लेंथ, कॉल यहाँ पे अरे वेरिएबल का नाम है वो लिखें, एक ही बात होगी। नाउ फॉर के अंदर हमने लिखा हुआ है कॉल आई इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट मेथड नंबर को रीड करके अरे के आई इंडेक्स पे स्टोर कर देगा। फिर हमने एक और फॉर लूप बनाया, उसके लिए हमने लिखा फॉर इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन कॉल डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस और फॉर लूप के अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉल आई। यह स्टेटमेंट अरे के आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट होंगे उसको 1 by 1 प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पे हम अरे को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, उसको हम इस तरीके से समझे। यहाँ पे देखें जैसा मैंने बताया कि यह अरे वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट है और यह अरे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। तो अरे कंस्ट्रक्शन के लिए हम लिखते हैं न्यू इंट और फिर साइज। तो जब आप यह स्टेटमेंट लिखते हो तो यहाँ पे जावा क्या करता है अरे के लिए एक साइज एलोकेट करता है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमने यहाँ पे जो साइज दिया है वह 3 है। तो यह जो मेमोरी एलोकेट हुई है वह 3 इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए हुई है। और यहाँ जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसमें देखिए कि 000 स्टोर हो गया है। तो यूँ कह सकते हैं कि जब आप कोई अरे बनाते हो तो उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होता है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दी जाती है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अरे डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। यहाँ पे अरे हम इंट टाइप का बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो मेमोरी का इनिशियलाइजेशन हुआ वह 0 से हुआ क्योंकि 0 इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बूलियन टाइप का अरे बनाओगे तो बूलियन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स, तो अरे इनिशियलाइज होगा फॉल्स से। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन के बाद में इनिशियलाइजेशन हो गया। इसके बाद में ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ है इसको एक यूनिक वैल्यू दी गई है जिसको हम रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह है A123, तो यूँ कह सकते हैं कि यह जो A123 है यह इस अरे की रेफरेंस वैल्यू है और इस रेफरेंस वैल्यू को यूज़ करके आप इस मेमोरी को रेफर कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। यह रेफरेंस वैल्यू जो अरे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और उसको आपने नाम दिया है कॉल, इस कॉल वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे A123 जो इस अरे की रेफरेंस वैल्यू है वह कॉल वेरिएबल में स्टोर हो गई A123। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉल अरे वेरिएबल है यह इस मेमोरी को रेफर कर रहा है। इसको यूज़ करके आप इस अरे को यूज़ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब जब इस अरे के अंदर आप एलिमेंट स्टोर करोगे तो एलिमेंट स्टोर करने के लिए मान के चलिए कि सबसे पहले आप 0 इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो 0 आपने लिखा हुआ है इस पे एलिमेंट जाएगा। तो 0 इंडेक्स पे जो भी एंटर्ड एलिमेंट है लेटर से 7 तो वह स्टोर हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट इंडेक्स लेटर से 1 पे आप एलिमेंट स्टोर करोगे तो 1 पे स्टोर करोगे तो जो नेक्स्ट एंटर्ड नंबर रहेगा वो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा और 0 उस एंटर्ड नंबर लेटर से 8 से रिप्लेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जब एलिमेंट आप स्टोर करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है 2, तो जो नेक्स्ट एंटर्ड नंबर है वो इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाएगा। तो यह जो 0 है वो नेक्स्ट एंटर्ड वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। लेटर से आपने 9 एंटर किया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस तरीके से अरे की फंक्शनलिटी रहती है। अब
इस प्रोग्राम को पहले आप जावा से कमांड देके कंपाइल कर लें, फिर जावा कमांड देके रन करें। इस पहले फॉर लूप की वजह से 1 बाई 1 3 नंबर इनपुट की तरह लिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए हमने दिया 7 8 9, तो 1 बाई 1 वो 0 1 2 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरे फॉर लूप की वजह से ये एलिमेंट 1 बाई 1 प्रिंट होंगे, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 7 8 9 जो कि एंटर्ड नंबर है। अब हम एक और स्पेशल लूप जावा ने प्रोवाइड किया है उसके बारे में डिस्कस करें। इस लूप को बोला जाता है फॉर ईच लूप, या कभी कभी इसे हम एनहेंस्ड फॉर लूप भी कहते हैं। यह जो नया फॉर लूप हमें दिया है, यह फॉर ईच लूप सिर्फ इटरेशन के काम में आता है। मतलब फॉर ईच लूप यूज़ करके आप अरे के एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, पर अरे एलिमेंट को 1 बाई 1 गेट जरूर कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कि इटरेशन होगा, बट उसके अंदर एलिमेंट स्टोर करने के लिए फॉर ईच लूप का यूज़ आप नहीं कर सकते। इसका जो सिंटेक्स है वह कुछ इस तरीके से है, फॉर एलिमेंट टाइप वेरिएबल कॉलन कलेक्शन नेम, यूं कहें अरे नेम, और उसके बाद में फॉर ईच की बॉडी। पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है उसी प्रोग्राम में हम अब अरे को डिस्प्ले करवाने के लिए, अरे एलिमेंट को 1 बाई 1 डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड फॉर लूप है अब हमने फॉर ईच लूप से रिप्लेस कर दिया, और वह कुछ इस तरीके से लिखा, फॉर इंट और एक वेरिएबल ए। अरे के अंदर जो एलिमेंट है वो इंट टाइप के, इसलिए हमने यहाँ पे इंट लिखा। उसके बाद में एक वेरिएबल नेम, देन कॉलन, और कॉलन के बाद में आपको कलेक्शन नेम, या यूं कहें कि अरे का नाम लिखना है। हमने अरे का नाम दिया हुआ है कॉल, इसलिए यहाँ पे कॉल लिखा। उसके बाद में अरे की बॉडी में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए वेरिएबल लिखा हुआ है। यह ए, यहाँ जो वेरिएबल हमने फॉर ईच में डिक्लेयर किया है वह वाला लिखा हुआ है। इसका वर्किंग कुछ इस तरीके से है, यह फॉर ईच लूप ऑटोमेटिकली इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट को ए में स्टोर करेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यूज़ किया। फिर ऑटोमेटिकली इस कॉल अरे का दूसरा एलिमेंट जो है ए में स्टोर हो जाएगा, जिसको फिर से हमने प्रिंट करवा लिया। फिर ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट एलिमेंट है इस कॉल अरे का वह ए में स्टोर हो गया, जिसको हमने डिस्प्ले करवा लिया। इस तरीके से यह लूप ऑटोमेटिकली यहाँ जो अरे आपने दिया हुआ है उसके एलिमेंट को 1 बाई 1 इस वेरिएबल में स्टोर करते जाता है और हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल है जो फॉर ईच लूप इस अरे के एलिमेंट को 1 बाई 1 स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। यहाँ पे यह जो लूप दिया गया है यह ईजी टू यूज़ है। ईजी टू यूज़ इसीलिए कि इसमें हमें ना कोई इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट देना है, ना कोई इंक्रीमेंट स्टेटमेंट देना है, ना कोई टर्मिनेशन कंडीशन देना है। यह सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। ऑटोमेटिकली आपको एलिमेंट्स 1 बाई 1 मिलते चले जाते हैं। इस प्रोग्राम को आप जावा सी कमांड देके कंपाइल करें, फिर जावा कमांड देके रन करें, और फिर इनपुट दें। लेटेस्ट से आपने 9 8 7 3 इनपुट दिए हैं, तो फॉर ईच लूप उनको इस तरीके से प्रिंट करवा देगा। आपको आउटपुट में मिलेगा 9 8 7। इस तरीके से इस वीडियो में हमने अरे की डेफिनेशन क्या होती है, अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या होता है, और उसको ट्रैवर्सिंग करने के लिए या इटरेशन करने के लिए कैसे क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में समझा। कोर जावा के अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़ के अन्य वीडियोस को भी अवश्य देखें, और कोर जावा से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।